इमरान खान के हवाले से एक ऐसी ज्यादती हुई है जिसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जिस मुकदमे में इमरान खान को ना बुलाया गया, ना इमरान खान का कोई बयान लिखा गया, ना इमरान खान को कोई सफाई का मौका दिया गया, ना इमरान खान के ऊपर फर्ज जुर्म लगाएगी, ना इमरान खान के लिए कोई ट्रायल मुनक्किद किया गया। इस जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इसी अदालत ने इसी जुर्म में इमरान खान को तलब ही नहीं किया जहां से लोगों को 40-40 50-50 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। इमरान खान के बेटों कासिम और सलमान के हवाले से इस्तेकाम तब आएगा जब इमरान आएगा, तब इस्तेकाम लाएगा जब पाकिस्तान में नया इलेक्शन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो मेरे दिल के करीब है, वो एक छोटा सा पाकिस्तान है। आज बहुत इंपॉर्टेंट मौजूआत हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से एक ऐसी ज्यादती हुई है जिसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और मैं तारीख का सबसे बड़ा जो जुर्म हुआ, जिसको जंगी जराइम में से वो दूसरी जंग अजीम था, जिसमें कहते हैं कोई 3 से लेके 5 करोड़ तक लोग मारे गए और सारी दुनिया के ऊपर, सारी दुनिया के कुर्रा अर्ज के तमाम इलाकों में बमबारियां भी हुई और सारी दुनिया के ममालिक उस लड़ाई में किसी न किसी तरीके से शरीक थे। उस लड़ाई को जब वो खत्म हुई तो उसको प्रोब करने के लिए एक नूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल बना था। जर्मनी के अंदर नूरमबर्ग एक शहर है, वहां पे वो चला था, जिसमें जीते हुए ममालिक के सारे कमांडर बैठे हुए थे। उसमें भी ये किया जाता था कि जिसके ऊपर कोई जंगी जुर्म साबित करना है उसको, एक झूठा सा ही ट्राइब्यूनल था लेकिन उस झूठे ट्राइब्यूनल के सामने उसको पेश किया जाता था, फिर उसकी एविडेंस लिखी जाती थी, फिर उसका बयान लिखा जाता था और फिर उसको गोलियां मार दी जाती थी, कैद में भेज दिया जाता था, जलावतनी। ये 3 तरह के उन्होंने लोग रखे हुए थे जो उन्होंने फैसले किए। एक बात, लेकिन जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, जो दस्तूरी मुल्क है, उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको अपनी बाबर अवान्स लीगल ओपिनियन देने लगा। और वो क्या इशू क्या है, इशू जरा ये आप देखिएगा, अखबार का एक टुकड़ा इसमें खबर छपी है कि साबित हो गया है कि इमरान का जो कहना है वो पीटीआई के लोग मुकद्दस फरीदा समझ के, यानी रिलीजियस ड्यूटी एक तरह से, उसको वो कबूल करते हैं। ये एक ऐसे मुकदमे में ये दी है, एक लिख के कही है एक बात, और एक जज है एटीसी लाहौर में, उसने कही है ये बात, जिस मुकदमे में इमरान खान को ना बुलाया गया, इमरान खान पाकिस्तान में मौजूद है, ना इमरान खान का कोई बयान लिखा गया, ना इमरान खान को कोई सफाई का मौका दिया गया, ना इमरान खान के ऊपर फर्ज जुर्म लगाएगी, ना इमरान खान के लिए कोई ट्रायल मुनक्किद किया गया, और ना इमरान खान को कहा गया कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। यानी इमरान खान उस अदालत में बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं है। लेकिन अदालत ये कहती है कि ये जो कुछ हुआ वो मुकद्दस फरीदा समझ के उनकी जो ड्यूटी लोगों ने अदा की है वो इमरान खान के कहने के ऊपर थी। ये भूल गए शायद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वो दिन था 9 मई का, उसमें सुबह सवेरे इमरान खान को कुछ नकाब पोशों ने उठा लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छुड़ाया था, और वो भी 24 घंटे बाद बाहर आए थे। अच्छा, अब एक पहला मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। दूसरा ये है कि जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि सारी दुनिया के कवानीन में 2 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर, दैट्स माय फर्म लीगल ओपिनियन एंड आई चैलेंज समबडी शुड कम एंड कॉन्ट्रडिक्ट मी। जो पहली बात है, इसमें से सबसे पहली बात है वो ये है कि जो कानून में नहीं लिखा हुआ वो नहीं पढ़ा जा सकता। कोई छोटी अदालत हो, कोई बड़ी हो, दहशतगर्दी वाली हो या वहशतगरी वाली हो या कोई किराएदारी वाली हो, जो अदालत हो। दूसरा ये है कि जो चार्ज नहीं फ्रेम हुआ, किसी मुकदमे में मुलजम मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ कोई जजमेंट नहीं दी जा सकती। उन्होंने मरकजी मुलजम बना के एक तरह से अपने कहने के मुताबिक फर्जी तौर पे जज साहब ने ये कहना पसंद किया, जो मैंने आपके सामने ये अखबार का तराशा भी है, इसको भी आप देख लीजिए, और जो मैंने आपके सामने तफसील रखी है। इसका सुप्रीम कोर्ट को क्यों नोटिस लेना चाहिए? यानी आपने अदालतें ऐसी बना दी हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है एज टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 1। दूसरे जो रीजन है वो ये है कि हमने जब वो शहबाज शरीफ और उसकी टीम से मिले थे, उसके बाद हमें भी बुलाया था, जिस टीम का मैं हिस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और मैंने कोर्ट में खड़े होकर कहा था, चीफ जस्टिस साहब जया आफरीदी साहब की कोर्ट में एक और मुकदमे में जो 9 मई का था, वो कह रहे थे जी जल्दी ट्रायल करेंगे, आप इनसे जरा ताउन करें। मैंने कहा फिर सर रह गया वो काट के हम आपके हुजूर पेश कर देते हैं, यानी जिस तरह के केसेस हैं। और दूसरी बात मैंने उनको मुलाकात में भी कही, और उस मुलाकात में मेरे साथ और लोग भी थे, 4 लोग और थे,
अहदेदार थे जो पार्टी के, और जो 2 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे नेशनल असेंबली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के भी। और मैंने उनको ये कहा, उन्होंने खुद कहा कि आप बताइए फौजदारी के हवाले से और कोई प्रपोजल दीजिए। मैंने कहा जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कहेगी कि जाओ इनका ट्रायल करो और इतने दिनों में 4 महीने में इनका ट्रायल मुकम्मल करो, तो फिर ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल का कत्लेआम होगा। ये ट्रायल के कत्लेआम से भी बड़ा जुर्म हुआ है। इतना बड़ा जुर्म जुडिशियल हिस्ट्री में पहले कहीं नहीं मिलता कि एक आदमी को द वन हु इज कंडेम्ड हर्ट, उसको सुना ही नहीं और उसके खिलाफ एक जजमेंट आ जाती है। एक पहलू इसका। दूसरा इसका पहलू ये है कि जितने ट्रायल हो रहे हैं वो सारे गैर कानूनी हैं। मैं आपको 3 मिसालें देता हूं। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का, उसको इस्लामाबाद में इंसिडेंटली मैं वकील था, उसको हमने बरी कराया। 2 मुकदमे थे जो इन्हीं मुकदमा से मुतल्लिका। वो एक जज थे अब्बास मुस्तफ़ाई साहब, अल्लाह ताला उनको अजर दे इस बहादुरी का, उन्होंने बहुत भुगता। उनके जो रिहाइश गाह थी उसके ऊपर फायरिंग हुई, उसके बाद जो लगी हुई थी बिजली के ट्रांसफार्मर उसके ऊपर फायरिंग हुई। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुझे, उमर अयूब को, बाकी वकला को बाहर खड़ा किया गया, लेकिन उनका स्टेनोग्राफर उठा लिया गया। उन्होंने हाथ से लिख के फैसला 2 मुकदमात में बरी कर दिया। अच्छा, वो मुकदमात क्या थे? मुकदमात यही थे कि 3 पुलिस वाले हैं लाहौर के जो कहते हैं कि 49 केसेस में उनको गवाह रखा गया, और वो सारी जगह ये कहते हैं कि हम घुस गए थे इमरान खान के, कोई कहता है सोफे के नीचे मैं घुस गया था, कोई कहता है मैं टेबल के नीचे घुस गया था, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी, ये साजिश तैयार कर रहे थे। और फिर कोई कहता है कि मैंने एक चक्री जो सर्विस एरिया है उसके ऊपर, सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप देखें ना कि एक वो जो किर्क नामी एक पॉलिटिशियन, वो ट्रम्प के जो दोस्त मारे गए हैं अमेरिका में, उनको उन्होंने 3 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज की सारी ट्रैकिंग करके गिरफ्तार कर लिया। यहाँ सीसीटीवी फुटेज किसी मुकदमे में है ही कोई। मुख्तलिफ जगह के टीवी क्लिप्स उठा के जो दूसरे जलसों और जुलूसों के, उनको कहा जा रहा है कि जी ये क्लिप एक हमारे पास जो है मौजूद है जिसमें सिर्फ चेहरा नजर आता है। एक पहलू। अच्छा, अब फिर यह है कि अपनी मर्जी का वो ट्रायल कर रहे हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। एक मुकदमे में दहशतगर्दी के नाम में रावलपिंडी में ट्रायल हो रहा है इमरान खान का। सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला, किसी अदालत ने इसी जुर्म में इमरान खान को तलब ही नहीं किया, जहां से लोगों को 40-40, 50-50 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। पाकिस्तान में मुझे किसी दहशतगर्द का आप नाम बताइए और मुझे कोई पाकिस्तान में नंबर बताइए ऑफ पीपल। ये तकरीबन 800 से 1000 के दरमियान टोटल बन गए जो एमटीसी से पहले हुए और फिर बाकी मुख्तलिफ अदालतों से जिनको सजा दी जा रही है। तो ये सजाएं अनाल हो जाएंगी, लेकिन ये जो जुल्म हुआ है इसका जवाब कौन देगा? एक। अब आप जरा देखिएगा पाकिस्तान कॉलिंग की तरफ हम चलते हैं। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे तोड़ने के लिए regime 47 की जो हुकूमत है वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, और उस नैरेटिव को सरकारी हल्के और जो खुद अपने आप को हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, वजीर एक बोला, एक वजीर बोला, बाकी भी कहते हैं हम हाइब्रिड सिस्टम। ये ना पार्लिमानी है, ना जमहूरी है, ना दस्तूरी है, ना इंतखाबी है, ये हाइब्रिड सिस्टम है। आपने हाइब्रिड स्कूटर तो सुना होगा, स्कूटी भी सुनी होगी, ट्रक भी सुना होगा, बस भी सुनी होगी, लेकिन ये आपने पहली दफा सुना। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और नैरेटिव के पी जो जिसके सीने पे सारे बम गिरते हैं, जिसके सीने पे सारे जख्म लगे 1979 से लेके आज 2025 तक, जितनी शहादतें केपी में हुई है वो पूरे पाकिस्तान में इतनी शहादतें नहीं हुई। और जितने लोगों ने घर उनके बर्बाद हुए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस, मैं एक इदारे के साथ मैंने बतौर कंसल्टेंट उनको मशवरा भी दिया उस जमाने में, वो इतने थे जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और हिसाब लगाने की इनको जरूरत भी कोई नहीं है। ये नहीं जाते सैलाब वाले इलाकों में जाके ताकि पता करेंगे कितने लोग मुतासर हुए हैं। तो जंग वाले इलाकों में कौन जाएगा इनमें से जो जाली और फर्जी और फॉर्म 47 के नतीजे में जो हुकूमत बिठाई हुई है। इसलिए ये दहशत गर्दी का जिम्मेदार केपी, और कहते हैं खुदा न खास्ता के इंटेलिजेंस में वो किसी से कम है। हर मैदान में उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं इंटेलिजेंट होने। ये इतना खतरनाक खेल प्रोवेंशलिज्म का खेला जा रहा है सिर्फ इक्तदार बचाने के लिए। और इक्तदार इसलिए नहीं बचना कि जो इक्तदार देने वाले हैं वो इन पे एतबार नहीं कर रहे, और ये इक्तदार देने वालों को इनकी जिसकी फितरत में डसना, वो डसा करते हैं, ये डसते हैं हमेशा। अब आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस पे वो ये है कि क्या फेडरेशन है जिसमें एक मरकज के अंदर बैठे हुए वज़रा एक सूबे को ये कहें कि ये दहशतगर्दी का जिम्मेदार है, और जब किसी जगह कोई अमन आ जाए तो कहते हैं उसके जिम्मेदार हमने। हालांकि
معاشی دہشت گردی میں اور سماجی حوالے سے یعنی وہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے جا کے اپنے والد کے حوالے سے 8 پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ یہ پاکستان کالنگ کا یہ سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ آپ آج کا یہ سمجھ لیں۔ پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ عمران خان کو ایک لمبے عرصے تھے اقوام متحدہ کے 2 قوانین ہیں، ایک کا نام کیٹ ہے اور دوسرے کا وہ ٹارچر کے یعنی جو ہمارا معاہدہ ہے وہ دستخط ہوا ہے، اور دوسرا اب آئی سی سی آگے 3 لفظ اور ہیں وہ کہلاتا ہے، جو ہم قیدیوں کے جو حقوق ہیں، پرزنرز کے حقوق، ان کے بارے میں، اور ان میں یہ جائز کام کیا انہوں نے کہ اپنے والد کی جان کے اور ان کی بہتری کے لیے، ان کے جو حالات ہیں ان کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس قانون کے نیچے وہ گئے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ کلیم کہ عمران خان کو قید تنہائی میں بہت لمبے عرصے تک نہیں رکھا جا سکتا، اقوام متحدہ کا قانون کہتا ہے، انہوں نے رکھا۔ تیسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ بچوں کو نہیں ملنے دے رہے، غیر انسانی سلوک ہے۔ چوتھا انہوں نے یہ کیا ہے فیملی کو سیپریٹ رکھا گیا ہے، حالانکہ جیل رولز ایسا کہتے ہیں۔ پانچواں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی کو نہیں ملنا دے رہے۔ چھٹا انہوں نے یہ کیا ہے کہ لیگل کاؤنسلنگ کے لیے جو وکلا جاتے ہیں ان کو بھی رسائی نہیں دی جاتی۔ ساتواں انہوں نے یہ کیا ہے کہ عمران خان کو جو کنٹامنیٹڈ فوڈ دیا جاتا ہے۔ آٹھواں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو عمران خان ہے ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، اور نواں ان کو یہ کیا ہے کہ ان کی ڈی گریڈیشن کی گئی ہے، حالانکہ وہ پولیٹیکل پرزنر ہے۔ اور 10واں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے حالات ایسے ہیں جو ان کی صحت اور سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن صحت مند ہے۔ عمران خان سے جب میں ابھی آخری دفعہ بھی ملا ہوں تو وہ صحت مند ہے، اور صحت مند سے زیادہ حوصلہ مند ہے، اس سے زیادہ اس بات کے آرزو مند ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ نجات دلائی جائے اس فیشزم سے، اور وہ جلد از جلد جس انقلاب کی وہ بات کرتے ہیں وہ دستوری انقلاب ہے۔ اس لیے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی مرضی سے، لوگوں کے ووٹ سے لوگوں کی حکومت بنے گی، اور اس وقت تک جب تک یہ دستور کا راج نہیں آتا، سارے سرکاری محکمے اس کے نیچے نہیں آتے، عمران خان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ان کے بیٹوں کو سلام جو اپنے والد کی رہائی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہر اس شخص کو سلام جو عمران خان کے ساتھ آج تک کھڑا ہے اتنے مظالم کے باوجود۔ اب آخری بات کہ وے فارورڈ کیا ہمارے پاس کوئی ہے؟ وے فارورڈ گریس سے میں ملتا ہے۔ اس کے بارے میں جو بین الاقوامی اخبارات ہیں وہ لکھ رہے ہیں ڈیتھ آف اے کنٹری، کہ گریس مر گیا۔ یونان آپ کو پتا ہے پہلے قوانین، پہلی پارلیمنٹ، انگریزی کی بے شمار اصطلاحیں یونان سے آئیں، اور یونانی زبان اور یونانی کلچر ہزاروں سالوں پہ ہے۔ بٹ وائی اے کنٹری ہیز ڈائٹ؟ اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلے یہ کہ لوگوں کو اپنے ملک پہ اعتبار نہیں رہا، وہاں سے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ باہر جا رہے ہیں، جس کا برین ڈرین اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر سے ہو رہا ہے۔ یا کوئی آدمی ایسا جس کا کوئی ایسا ڈپلوما، مجھے ایک جامعہ کے ایک بڑے سب سے بڑے جو تھے آئے، وہ میں اشارہ بھی نہیں دینا چاہتا، یونیورسٹی کے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اب جو ہیومینٹیز کا سیکشن تھا وہ تقریباً بند ہو گیا، اس میں کوئی داخلہ نہیں لینا چاہتا۔ بچے کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس سے ہم باہر جا سکیں، ایسے پر میں لگاؤ ڈپلوما دے کے، ڈگری دے کے، یا ہمیں کوئی ایجوکیشن دے کے کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ سیم از ہیپننگ ڈیتھ آف اے کنٹری کی میں مثال دے رہا ہوں ہے۔ اس کو روکنا ہے۔ اس کو روکے گا کون؟ استحکام تب آئے گا جب عمران آئے گا، جب عمران تب استحکام لائے گا جب پاکستان میں نیا الیکشن ہوگا، اور جب ایک نیا الیکشن کمیشن آئے گا۔ اگر آپ نے ضد لگائی تو ڈیتھ آف دا کنٹری، ہاف ڈیتھ وی ہیو سین آلریڈی آف ارسٹوائل ایسٹ پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ملک کو اور آپ کی فیملیز کو خوش رکھے، ارد گرد لوگوں کو خوش کیجیے۔ پاکستان 5 نمبر۔